हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस करंट अफेयर्स के नए सीजन में, इस करंट अफेयर्स के नए सीरीज में। ये करंट अफेयर्स का ये एक नया सीरीज आज से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके का सीरीज खत्म किए और उसमें हम लोग कुल लगभग 800 से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग देखे थे। और ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज है ये एक अर्धवार्षिक है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से जुलाई तक ही इसमें है। क्योंकि बीपीएस 67 बीपीएससी में लगभग 6 महीने का ही एग्जाम में पूछता है, तो ज्यादातर हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद भी हम लोग आगे का भी सेट देखेंगे, जो यानी कि जुलाई के बाद भी हम लोग सीरीज को देखेंगे। पहले हम लोग इस पर कवर करते हैं। पहले हम लोग 6 महीने का कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जितना टाइम बचेगा उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। ये सेट नंबर पहला है। इस एग्जाम इस सीरीज में हमको क्या देखने को मिलेगा। इसके लिए यदि आप बीपीएससी करते हो या फिर यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी या फिर दरोगा या जो भी अदर एग्जाम से, जितने भी एग्जाम से सारे इसमें जो है ना आपको महत्वपूर्ण होगा इस करंट अफेयर्स सीरीज में। तो ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। और इसमें और भी बेहतर अगर करने की कोशिश और भी बेहतर किया जाएगा। यदि आपको लगे कि और बेहतर किया जा सकता है तो आप जरूर बताइएगा, उसके आधार पे हम लोग और बेहतर इसको करेंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह को अपना पहला ऑर्बिटर यानी कि इन्वेशन भेजने की घोषणा किया है। तो कौन सा वो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने कहा है कि अभी हाल ही में कहा है कि शुक्र ग्रह के ऊपर वो क्या करेगा, अपना जो ऑर्बिटर जो है यानी कि इन्वेंशन वो भेजेगा। तो ये कौन भेजेगा? ईएसए। ईएसए ये क्या होता है? यूरोपियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये बोला गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये नासा की सहायता से नासा इसमें सहायता इसका करेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। और नासा की सहायता से यह क्या करेगा, यह शुक्र ग्रह पे अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन भेजेगा। ये बोला गया है कि इसमें जो है 2030 तक इस पे कार्य किया जाएगा। इस पे 2030 तक इसको भेजा जाएगा। नासा की बात करें तो यह अमेरिका की है। CNSA ये कहाँ का है? यह स्पेस सेंटर कहाँ के है? फ्रांस का है। ये फ्रांस का है। और रॉसकॉम्स यहाँ है, कहाँ के है? ये रसिया के है। ये है रूस का। तो आप याद रखेंगे, भारत की क्या चीज है? इसरो है। दूसरा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है? यानी कि 2000 फ्रेंच ओपन जो है किसका खिताब 2021 का पुरुष वर्ग में कौन जीता है इसका खिताब? तो पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो यह नोवाक जोकोविच के द्वारा, जोकोविच जिसने पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के है? तो ये सर्बिया के है। ये सर्बिया के है। और सर्बिया कहाँ है? तो यह एक यूरोपियन कंट्री है। वही जब हम महिला की बात करते हैं, यानी कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता? पुरुष वर्ग का खिताब जीता नोवाक जोकोविच। और यदि हम महिला वर्ग के खिताब की बात करें तो महिला वर्ग जो जीता था वो बारबोवा क्रेचिकोवा था। क्रेचिकोवा यह एक चेक गणराज्य की महिला है। चेक गणराज्य जो कि एक सर्बिया के पास ही स्थित है, एक देश है। ये महिला वर्ग में जीती है। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे। महिला में होता है बारबोआ। बारबोआ से आप यह ध्यान रखेंगे। नाम थोड़ा सा अटपटांग टाइप के है, तो आप फिर भी आप कोशिश करिएगा कि याद रखें। क्रेजिकोवा ये कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के हैं। कौन से खिताब जीते हैं ये? तो फ्रेंच ओपन 2021 का महिला खिताब, महिला वर्ग का खिताब जीती। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है फ्रेंच ओपन का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र के ऊपर 3 वर्ष के लिए कौन सा ज्वाइंट कार्यक्रम की समझौता किसने किया है? किस देश के साथ किया गया है?
तो भारत ने अभी इजराइल के साथ जो है एक समझौता किया है। भारत जो है इजराइल के साथ एक समझौता किया है, और इस समझौता में, क्योंकि देखिए इजराइल जो है, इजराइल देश जो है, इसके पास तकनीक बहुत ज्यादा है, एक अच्छा खासा तकनीक इसके पास है, तकनीक इसके पास ज्यादा है। तो इसी को देखते हुए भारत ने इजरायली तकनीक को अपने देश में लाने के लिए, कृषि क्षेत्र में लागू करने के लिए यह जो है समझौता किया गया है। कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक अच्छी उपज हो और किसानों की आय उससे दुगनी हो, इसलिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। यह 3 वर्ष का समझौता है। यह अभी हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बात करें तो नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट किस लिए समझौता किया गया है? ताकि इजराइल की जो तकनीकी है उसको भारत के कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। भारत के कृषि क्षेत्र में तकनीक बढ़ेगा, नई नई टेक्निक आएगी, नई नई तकनीक आएगी, तो कृषि की जो आय होगी वो दुगनी होगी, फसल ज्यादा उत्पादन होगा। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना यह किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पहल किया गया है योजना, युवा पीएम योजना। अभी जैसे कि कैबिनेट में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो उसमें जो है न शिक्षा मंत्रालय जो था, रमेश पोखरियाल उनके जगह पे आए हैं धर्मेंद्र प्रधान इनके जगह पे आए हैं शिक्षा मंत्रालय। इससे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो पराक्रम दिवस जब हम बात करते हैं, तो यह जो है आपको पता ही होगा कि पराक्रम दिवस जो है यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी की 125वीं जयंती के ऊपर मनाया गया था। 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हर साल केंद्र सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ साथ आप मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, और कोशिश करिएगा कि कुछ कुछ पॉइंट जो है आप नोट करने की कोशिश करें, ताकि जो है क्वेश्चन आपको याद रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा दिवस मनाया कब जाता है? पहले हम ये देखेंगे। युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। यह किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। देखिए हम जो है लिखते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको पता न चले, लेकिन आप जो है ना समझने की कोशिश करिएगा। बस आपको एक हिंट्स के तौर पे हम देते हैं, ताकि आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा ही पकड़ ले कि क्या चीज लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के जयंती पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इसका 2021 का जो थीम था वह युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का यह 2021 का थीम है। इस वर्ष का 2021 का थीम रखा गया है युवा उत्साह नए भारत का। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसमें क्या बताया जाएगा? अब इस क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है, तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट की इसमें जो है चर्चा किया जाएगा कि इस क्रिकेट के जितने सारे रूल्स होते हैं, उतने सारे
बहुत सारे परेशानियां होती है, बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। तो इसमें ये क्रिकेट की बुक जो है इसमें क्रिकेट का ही बताएगा इतिहास। तो बताया जा रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यह मेघालय के शिलोंग में किया जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसकी जो है उद्घाटन किया जाएगा। इंडिया स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यह देखिए पूर्वोत्तर भारत के यानी कि ईस्ट ईस्ट इंडिया के यानी कि पूर्वी क्षेत्र का है। तो यह पूर्वी क्षेत्र का यह पहला है। जो भी देखिए पहला जो भी रहता है ना उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ये पूर्वी भारत का पहला है, इस पहला स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। मेघालय के शिलोंग में इसको खोला गया है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ एक समझौता किया है? पश्चिम बंगाल यानी कि जो कि बिहार का पड़ोसी है, बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, पड़ोसी बिहार का पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, जहाँ पे जल परिवहन में सुधार करने के लिए, जल परिवहन में सुधार लाने के लिए एक समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया गया है और कौन किया है? तो यह भारत सरकार किया है। और किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ यानी कि विश्व बैंक के साथ इसमें किया गया है। 10.5 करोड़ डॉलर का 10.5 करोड़ डॉलर का ऋण पर समझौता किया गया है। यह वेस्ट बंगाल में किया गया है। और इसकी जो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। वाशिंगटन डीसी यह कहाँ है? अमेरिका में है। तो भारत सरकार ने 10.5 करोड़ डॉलर का एक ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। कहाँ पे किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस लिए किया गया है? तो जल परिवहन में सुधार लाने के लिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी को यह दिया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह दुनिया की सबसे बड़ी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना सौर ऊर्जा परियोजना है। यह किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में। नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। और बांध की बात करें तो ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध के ऊपर किया गया है। ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया है? तो यह नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, एक तरफ सोन, दूसरी तरफ महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और सोन जो कि बिहार में चल जाती है और गंगा में जाकर मिलती है। नर्मदा जो कि पश्चिम में होते हुए यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यह नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाया गया है। यहाँ कोई ओमकारेश्वर बांध है, इसी के ऊपर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। इससे कुल 600 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। इसे कुल 600 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? लॉन्च पैड योजना अभी कौन शुरू किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। लॉन्च पैड योजना जो है यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है।
युवाओं में जो आत्मनिर्भर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, ताकि जितने भी युवा हैं वो क्या करें, वो एक खुद आत्मनिर्भर बने। इसीलिए एक लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्र शासित की बात कर रहे हैं, तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है, एलजी है, जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा के द्वारा यह कार्य किया गया है। उनके द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा? इससे जो नागरिक जो है, जो भी पब्लिक जनता है, उनको क्या होगा? भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पारदर्शिता दिखाया जाएगा इस मोबाइल के थ्रू। कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी जो है सीधे नागरिक के पास होगी। यह कार्य किया गया है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। कौन सा मोबाइल है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। हाल ही में जारी हेनेल पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हेनेल पासपोर्ट क्या होता है? तो यह पूरी जो है लगभग 199 पासपोर्ट इसमें शामिल होता है। यानी कि हर देश के इसमें जो है पासपोर्ट की गणना की जाती है कि किसका बेहतर जो है, किस देश का पासपोर्ट जो है वो बेहतर है, यानी कि बिना वीजा के कहीं भी घूम सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है। यह इसकी शुरुआत जो हुई थी, पासपोर्ट सूचकांक जारी करने का जो शुरुआत हुई थी, वह 2006 से हुआ था। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी प्रथम स्थान पे बात करें तो यह जापान है। प्रथम स्थान पे जापान है, वहीं दूसरे स्थान पे है सिंगापुर है। यह जो है, यह पासपोर्ट की सूचकांक जारी करता है, पासपोर्ट की एक रैंकिंग को दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वह कितना बेहतर है। तो जब हम इसमें भारत की बात करते हैं तो 2021 की हम बात करते हैं। प्रश्न में 2021 का पूछ रहा है कि 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2021 में भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन यह ऑप्शन में दिया गया है, यह 2020 का आंकड़ा दिया गया है 84 जो था। इससे पहले 84 अंक था और 6 अंक जो है हम लोग नीचे आ गए हैं। तो 2020 जनवरी 2020 में जो जारी किया गया था, जनवरी 2020 में जारी किया गया था, तब भारत की जो आंकड़ा थी वह 84 थी। और फिर जुलाई 2021 में जारी किया गया, जुलाई 2021 में जारी किया गया है, जुलाई 2021, जिसमें रैंकिंग जो आ गई है अब 90 आ गई है, 90 पर हम लोग आ गए, यानी 6 अंक जो है नीचे आ गए। तो हमें ये दोनों याद रखना है। 2020 में जो इसकी आंकड़ी थी वो 84 थी और जनवरी 2020 में जारी किया गया था। प्रथम स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। 2006 में इस चीज की शुरुआत की गई थी। 199 इसमें पासपोर्ट को शामिल किया जाता है, यानी कि 199 देशों के इसमें पासपोर्ट को शामिल किया जाता है और इसमें एक रैंकिंग दर्शाया जाता है, किस देश का रैंकिंग जो है बेहतर है, यानी कि किस देश के जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, सुविधा जो है वो बेहतर है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो भारतीय प्रवासी है वह किस देश में ज्यादा रहते हैं? अभी हाल ही में जनवरी 2021 में जो है एक रैंकिंग जारी किया गया है, एक रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि लगभग 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ जो भारतीय हैं वो अन्य देशों में रहते हैं। जितने भी 1.8 करोड़ जो भारतीय हैं वो बाकी सभी देशों में निवास करते हैं, यानी कि एक प्रवासी के रूप में रहते हैं। तो सब प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी वह किस देश में स्थित है? तो अभी जब हम वर्तमान की बात करेंगे, यानी कि जनवरी 2021 की रिपोर्ट को देखते हुए हम बात करेंगे, तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लगभग 35 लाख जो है भारतीय निवास करती है।
यूएई में सबसे ज्यादा निवास करती है 35 लाख, और जब हम दूसरे के ऊपर बात करते हैं तो अमेरिका आता है, यहाँ पे 27 लाख लोग जो है भारतीय निवास करते हैं। यह रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जनवरी 2021 में। संरक्षण क्षमता महोत्सव संरक्षण क्षमता महोत्सव संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? संरक्षण क्षमता मंत्रालय जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है महोत्सव? तो यह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा यह इसका आयोजन किया गया है। यह पूरी तरह से हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया है, संरक्षण क्षमता सक्षम महोत्सव। संरक्षण क्षमता सक्षम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि वही पेट्रोलियम मंत्रालय हम देखें, जैसे कि अभी बताए थोड़ी देर पहले कि कैबिनेट में अभी वर्तमान में कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल की जो नई गठन हुई है, तो उसमें सारे लोग मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय जो अभी है वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी अभी वर्तमान में कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, जिनके द्वारा यह पूरी तरह से हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा एक संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी जो है वर्तमान में जो चेंज हुआ है वह सुनीत शर्मा को बनाया गया है। इसके पहले जो थे वह बीके यादव थे। इससे पहले जो थे पूर्व में बीके यादव। अभी वर्तमान में सुनीत शर्मा है जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए। और भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें तो 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में किया गया था। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 का शुरुआत किया है? टॉयकथॉन 2021 का आयोजन किया गया है। तो अभी जैसे कि अभी 2021 के बजट में भी ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है, इसके खिलौने के निर्माण के ऊपर जो है काफी सारा बजट भी दिया गया है। तो यह जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, तीनों ने मिलकर के यानी कि सभी उपयुक्त ऑप्शन में देखे तो सभी के द्वारा यह इसका जो है टॉयकथॉन की आयोजन जो है वह किया गया है। इससे क्या होगा? ताकि खिलौने का निर्माण, ज्यादा से ज्यादा खिलौने का निर्माण हो सके और हम इस क्षेत्र में रोजगार आत्मनिर्भर बने और काफी सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाए। तो इसमें कौन कौन मंत्रालय होगा? तो शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह इसका कार्य किया गया है। खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इसके निर्माण में और गति लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए यह टॉयकथॉन 2021 का शुरुआत किया गया है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले जो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना है वह किस राज्य में किया जाएगा? इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो इथेनॉल जो है यह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि पेट्रोल में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको मुक्त करने के लिए जो है इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में किया गया है। पेट्रोल और डीजल से जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसको मुक्त करने के लिए, उसको शून्य करने के लिए पेट्रोल में जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। इससे जो है इसके लिए E20 प्रोग्राम भी चलाया गया है। E20 प्रोग्राम भी चलाया गया है। इसमें E20 प्रोग्राम क्या है? इसमें कहा गया है कि 20% 2025 तक हम क्या करेंगे? पेट्रोल में 2025 तक हम पेट्रोल और डीजल में जो है 20% इथेनॉल का प्रयोग करेंगे। क्या चीज कह रहा है? E20 प्रोग्राम क्या है इसको समझिएगा बेहतर से। 2025 तक हम लक्ष्य रखे हैं कि इथेनॉल का प्रयोग हम 20% करेंगे। कहाँ करेंगे?
तो डीजल इंजन में करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि पेट्रोल में जो कार्बन जो उत्सर्जित होता है उससे गाड़ी से जो धुआं निकलती है, बहुत सारे कचरे निकलती है और जो उससे जिससे कि काफी सारा कार्बन का उत्सर्जन होता है, उस चीज को कम करने के लिए हम लोगों ने ये कार्य अपनाया है। ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाए हैं, E20 प्रोग्राम। इससे क्या होगा? हरित ऊर्जा बढ़ेगी, हरित ऊर्जा बढ़ेगी और पेट्रोल में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम किया जाएगा। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना है, जो कौन है? तमिलनाडु का जो माइलिया दतुरई और माइलिया दतुरई जो है यह माइलिया दतुरई जो है यह नागपट्टनम से अलग हुआ है। माइलिया दतुरई जो है यह नागपट्टनम से यह अलग होकर के एक 38वां जिला बना है तमिलनाडु का। अलग किससे हुआ है? तमिलनाडु नागपट्टनम से। अभी वर्तमान में तमिलनाडु के जो सीएम है वो एन के स्टालिन है। एन के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। कारावासों के ऐतिहासिक महोत्सव को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ये क्या होता है? इसका मतलब समझिएगा। जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। देखिए हुआ क्या था कि जब आजादी के समय चल रहा था, जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और कई सारे क्रांतिकारी जो थे उनको जो है बहुत बार जेल में बंद कर दिया गया था। कई सारे अलग अलग जेल में बंद किया गया था, जिसमें यदवादा हो गया, भागलपुर हो गया, बांकीपुर हो गया, और भी बहुत सारे जेल थे जिसमें से कई सारे क्रांतिकारियों को जो है बंद कर दिया गया था। ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किया गया था। तो उसी को देखते हुए, उसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक महोत्सव को देखते हुए इसमें जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है यह किया गया है। इसमें किया जाएगा। इसके तहत जो है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की, यानी कि यहाँ पे अब जहाँ इन जेलों में जा करके लोग घूमेंगे पर्यटन के रूप में। और इसको शुरुआत में इसको 12 जेलों को नामित किया गया है। 12 जेलों को चयनित किया गया है जिसमें यह इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले शुरुआत जो है वह यरवदा जेल से किया जाएगा। यरवदा जेल से किया जाएगा। यरवदा जेल में ही महात्मा गांधी को जेल में रखा गया था। ये एक क्रांतिकारी, ये एक जो है इसको पर्यटन के रूप में शुरू किया जाएगा और यरवदा जेल से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें जो है कुल मिलाकर 50 रुपए प्रति व्यक्ति के दर से टिकट का दाम रखा गया है। कुल जितने भी 12 जेल हैं उन सब में ऐसा किया जाएगा। अभी शुरुआत में यरवदा से स्टार्ट किया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। एक क्रांतिकारी को जो ऐतिहासिक चीज है उसे फिर से पुनः जो है दर्शान देखने के लिए किस तरह से जो है क्रांतिकारी को बंद किया जाता था जेल में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। किस रेलवे जोन में 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया गया? सबसे लंबी मालगाड़ी कितना है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर जो कि सबसे लंबी मालगाड़ी है, वह किस रेलवे जोन में शुरू किया गया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। सबसे 3.5 किलोमीटर जो सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वो कौन है? वासुकी है। इसका नाम याद रखेंगे, वासुकी। वासुकी जो कि सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है। सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है वासुकी, जिसका जिसका क्या चीज किया गया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ? बिलासपुर में है। अभी इससे पहले भी बताया कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में किया गया था। इसमें कुल लगभग 300 के आसपास जो है इसमें बोगी को रखा गया है।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वह किस शहर में इसको जो है बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। इससे लगभग 25,000 लोगों को जो है रोजगार की प्राप्ति किया जाएगा, प्राप्ति दिया जाएगा। 25,000 लोगों को एक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया? तो अभी वर्तमान में जो है भारत की जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका जो सीमा लगता है वो पूर्वोत्तर भारत से लगता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जो है इसका सीमा लगती है। और यह भारत से जो है म्यांमार वह अराकाम योमा पर्वत से अलग होता है, जिसमें जहां पे अभी वर्तमान में सेना जो अध्यक्ष थे, सेना के जो चीफ कमांडर, सेना के जो कमांडर थे वह मीन हाउ हलिंग ने खुद को वहां पे पीएम नियुक्त किया। और जो वहां की पहले यानी कि लोकतांत्रिक जो सरकार थी आंग सान सू की को उनको पीएम प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया और उनके द्वारा सेना के द्वारा जो है म्यांमार की सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। और इसमें कहा गया है कि 2030 तक, यानी कि अध्यक्ष कौन है? सेना अध्यक्ष मिन हाउ हलिंग। नाम थोड़ा सा आप जो है ना ध्यान रखेंगे, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, और नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी होता है। मिन हाउ हलिंग यह सेना अध्यक्ष है। और जो वहां की जो लोकतांत्रिक जो सरकार थी यानी कि प्रधानमंत्री थी वो आंग सान सू की थी। आंग सान सू की, इनको जो है जेल में बंद कर दिया गया और इन अभी वर्तमान में ये जो है खुद को पीएम बना दिए। ये जो सेना के जो अध्यक्ष थे वो खुद को पीएम बना दिए और इनके द्वारा कहा गया है कि 2030 तक हम जो है यहाँ पे आम चुनाव करवाएंगे। तो शायद 2030 या 2025 के आसपास है, इस बात को आप कंफर्म हम नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। 2025 या 2030 हो सकता है, जहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि हम यहाँ पे आम चुनाव करवाएंगे। अभी वर्तमान में जो है यहाँ की जो प्रधानमंत्री है मिन हाउ हलिंग है, जो कि पहले सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। युवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? युवेरी मुसेवेनी यह कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो अभी वर्तमान में जो है यह युगांडा के हैं। युगांडा के जो अभी ऐसे याद रखिएगा, यह से युगांडा, यह से युवेरी, ऐसे आप दोनों को कंपेयर करके याद रख सकते हैं। युवेरी मुसेवेनी जो है वो युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, युगांडा के राष्ट्रपति बनाया गया है। इसकी राजधानी की बात करें तो कंपाला है, कंपाला। अभी ये युगांडा है कहाँ? तो युगांडा ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कंट्री है। इसके अलावा हम बात करें तो कीनिया की, तो इसकी राजधानी जो है नैरोबी है। नैरोबी भी है, इसमें हम नैरोबी में देखे भी थे, पढ़े भी थे कि नैरोबी प्रोटोकॉल भी हुआ था। और इसके अलावा नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कहाँ? अबूजा है। ये सब जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया की बात करें तो ये डोडामा है इसकी राजधानी। तो युवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के। या कहाँ इसकी राजधानी कहाँ है? कंपाला है, कंपाला इसकी राजधानी है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये सब जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका महादेश में की ये सब कंट्री है। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाम मुस्तफा जिनका निधन हो गया 89 साल की उम्र में, 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। यह जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत ये बजाते थे, शास्त्रीय संगीत जो है ये इसे ये संबंधित रखते थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21, ये जो है नाम आप ध्यान रखेंगे, एक्स डिजर्ट नाइट 21, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि कौन सी सेना से संबंधित है यह?
तो यह वायुसेना से है। एक्स डिजर्ट 921 यह एक्स वायुसेना से यह संबंधित है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि यह जो सेना वायुसेना की जो अभ्यास हुआ है वह कौन से देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच में अभी किया गया। भारत और फ्रांस के बीच में अभी जो युद्धाभ्यास किया गया है कौन सा? एक्स डिजर्ट नाइट 21 कौन सी सेना के द्वारा किया गया है? तो यह वायुसेना के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में इसका जो है ना परीक्षण किया गया। इसका जो है ना अभ्यास किया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि इन दोनों देश जो है आपस में, दोनों देशों के राफेल जो है आपने आमने सामने हुए। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत जो है भारत फ्रांस से ही 36 राफेल खरीदा है अभी वर्तमान में। तो उसका जो है परीक्षण करने के लिए, उसका जो अभ्यास करने के लिए फ्रांस के साथ हम लोगों ने एक अभ्यास किया है, युद्धाभ्यास किया है। कौन सा युद्धाभ्यास? एक्स डिजर्ट नाइट 21 यह वायुसेना से संबंधित है और यह राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पे किया गया है। और यहाँ पे दोनों देशों के जो राफेल है, अब भारत में भी राफेल आ गया, फ्रांस में भी ऑलरेडी राफेल है। तो दोनों देशों का जो राफेल है वो आमने सामने हुए और भारत के लोगों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया गया। उसके कई सारे तरीके जो है, नई नई टेक्निक जो आया होगा उसका जो है इसमें परीक्षण किया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसको सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी जो है इनको सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया? क्योंकि ये जो है कृषि विज्ञान क्षेत्र में इनको योगदान देने के लिए, यानी कि सहायता देने के लिए इनका जो है इनको सम्मानित किया गया है। यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है यह वैज्ञानिक पुरस्कार है, वैज्ञानिक क्षेत्र में इनको दिया जाता है यह पुरस्कार। तो अमित केसरवानी जो है यह कृषि क्षेत्र में, कृषि विज्ञान क्षेत्र में जो है योगदान दिए थे, जिसके लिए इनको एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 की बात है ये। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? नगर निगम के द्वारा जो है एक थैला बैंक की शुरुआत किया गया है। और इसमें कार्य किया जाएगा कि इसमें 5 रुपए से लेकर के 5 रुपए से 20 रुपए तक का जो है एक कपड़ा का बैग तैयार किया जाएगा। थैला यानी कि जो प्लास्टिक का जो थैला होता है उसके जगह पर हम लोग आप कौन सी थैला यूज करेंगे? कपड़े का थैला हुआ, कपड़े का बना हुआ थैला यूज करेंगे और ये मार्केट में बेचा जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे जो है पॉलीथीन जो है, शहर जो है पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। ये किस शहर के द्वारा किया गया है? तो लखनऊ। जैसे कि कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। तो इसी तरह से आप ध्यान याद रखिएगा कि मुस्कुराना है अब, क्योंकि लखनऊ में जाएंगे तो मुस्कुराना है, क्योंकि यहाँ पे इस शहर जो है पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो जितने भी लोग मार्केट जाते हैं सब्जी वगैरह लेने, तो यहाँ पे जो कपड़ा थैला जो यूज किया जाएगा वो कपड़ा का थैला यूज किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त हो और एक स्वच्छ शहर बन सके। यह किसके द्वारा किया गया है? तो नगर निगम के द्वारा, लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि देखिए कोयला का जब खनन होता है तो बहुत सारे इससे जो है कचरा निकलते हैं, बहुत सारे जो है धुआं निकलते हैं और बहुत सारे इसमें जो है लोगों की जान की भी हानि होती है। तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए, निपटारा करने के लिए जो है अमित शाह के द्वारा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया गया है, ताकि इन सारी समस्याओं से दूर किया जा सके। कोई किस लिए किया गया है? तो यह कोयला खनन के लिए किया गया है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। हमें आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने ग्रुप में जोड़िए इसको, ताकि और भी लोग इससे जुड़े। और अभी जो 67 का जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप सब जो है ना इसमें अप्लाई करिए और ज्यादा मेहनत करिए। इस बार जो है आप हम लोग क्या करना है, सिलेक्शन लेना है।
तो इसमें जुड़िए। इस करेंट अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा लगा आप जरूर बताइए, और इसमें क्या कमी रह गई, क्या सुधार की जरूरत है, तो आप जरूर बताइएगा। उसके अनुसार जो है ना हम लोग किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग देखें कि पिछले सेट से ज्यादा इसमें जो है ना 30 सेट का, इसमें 30 क्वेश्चन का सेट किया जा रहा है। और जिस तरह से स्टैटिक जीके में होता था एवरी संडे टेस्ट, तो यहाँ भी एवरी संडे को जो है टेस्ट होगा। अभी अभी कौन सा, अभी जो फ्राइडे है, तो फ्राइडे और सैटरडे आज आया और कल भी आएगा। तो इस तरह से संडे को, नेक्स्ट संडे जो है टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा, जिसमें से ये करंट अफेयर्स होगा और पिछले के कुछ सेट होगा, यानी कि स्टैटिक जीके का भी इसमें कुछ सेट इसमें जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा। आपको बता दिया जाएगा संडे को कि कौन से सेट से आएगा प्रश्न। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।